सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पे दो प्लेसेस हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। ये CBSE 2009 में कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया था। सबसे पहले डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास दो प्लेसेस हैं ए और बी, ठीक है। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया था वो 160 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। अब दो केसेस दे दिए गए। अगर ये कहा गया है कि ए और बी में यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, एक कार स्टार्ट होती है यहाँ से, एक कार स्टार्ट होती है यहाँ से, ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो ये कितने टाइम में मिलते हैं जाके, ये मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आगे जाकर गया, ये भी इसी तरीके से आगे गया, और ऑब्वियस ही बात है अगर ये मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कार ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों मीट करते हैं, यहाँ पर टाइम कितना लगता है इसको, यहाँ पर टाइम कहा गया है कितना, दे मीट इन 8 आवर्स, तो यहाँ पर टाइम कहा गया है 8 आवर्स का। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक पॉइंट ए है, यहाँ पर ये बी है, कार ए इस तरीके से स्टार्ट होती है, कार बी इस तरीके से स्टार्ट होती है, ये दोनों मीट करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पर मीट कर गए, ठीक है। और यहाँ पर इनको टाइम कितना लगा, सिर्फ 2 आवर्स का। यहाँ पर आई थिंक 2 आवर्स कहा गया है, 2 आवर्स का, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि इन दोनों कार्स की स्पीड हमें बतानी है। तो मान लेते हैं कि भाई कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और साथ में कार बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई ये हमारा डिस्टेंस हो गया 160 किलोमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी 160 किलोमीटर है। दो केसेस थे, केस 1 और ये हमारे पास केस 2 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना होगा, ये y इसकी स्पीड है और टाइम लगा इसको 8 आवर्स का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू वाई, ये इसका डिस्टेंस है एक्चुअली में। अब यहाँ से अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है कार, ठीक है, और साथ में इसको टाइम लगा 8 आवर्स का, तो मतलब ये पूरा डिस्टेंस इसने कितने में कवर किया, इसका पूरा डिस्टेंस होगा 8 इंटू एक्स, स्पीड इंटू टाइम। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये जो 8x है वो 160 किलोमीटर प्लस 8y के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 8x इज इक्वल टू 160 किलोमीटर प्लस 8y, ये होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y, ठीक है। y को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 20। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करा कि यहाँ पर आपके पास x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ पर आपके पास y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और ये दोनों कहाँ पर मीट करते हैं जाकर, इस पॉइंट पर। ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट मान लीजिए, C, D, E जो भी आप लिखना चाहें इधर, ठीक है, इस पॉइंट पर जाके मीट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये टाइम है आपके पास और ये स्पीड है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आप ये चीज़ सोचिए कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये देखिए टाइम ये है, स्पीड ये है, स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, y इंटू 2, तो ये हो गया 2y, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितना आएगा, 160 किलोमीटर, तो ये हो गया 160 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। सो यहाँ पर आपके पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y माइनस वाई और प्लस वाई ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, 20 प्लस 80 कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। इतना आंसर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू अगर निकालनी है तो किसी भी जगह पर किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 50 को इधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस 50, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर।
इतना आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये y है और ये x है, ये आंसर है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 34 वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, तो 34 में ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं। अब हम 35 पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर्स। अच्छा, 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। बेसिकली इसने क्या करा कि यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक सेलर गया इस पॉइंट से, सपोज यहाँ से वो गया डाउन स्ट्रीम में, फिर वो वापस आया। ठीक है, जब वो जा रहा था डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, तो हम दो केस बोल सकते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम वाला केस हो गया, ठीक है, और ये अप स्ट्रीम वाला केस हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये अप स्ट्रीम। उसने कहा है कि भाई डाउन स्ट्रीम में जाते वक्त उसको 40 मिनट्स लगे और आते वक्त उसको 1 घंटा लगा। मतलब ये है कि अगर आप इसको ए पॉइंट मार्क करेंगे, इसको बी पॉइंट मार्क करेंगे, इसको सी पॉइंट मार्क करेंगे, सो ए से बी तक जाने में उसको टाइम कितना लगा? उसको टाइम लगा यहाँ पर 40 मिनट्स का। ठीक है, और यहाँ पर बी से फिर वापस सी में आने में उसको कितना टाइम लगा? उसको टाइम लगा 1 आवर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसमें क्या कहा गया है, ये 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। मतलब ये है कि अगर ये 8 किलोमीटर जाएगा, भाई अगर उसका डिस्टेंस यहाँ पर 8 किलोमीटर है तो वापस आने का डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, क्योंकि जाने का डिस्टेंस जितना उतना आने का डिस्टेंस है। सो ये इधर भी तो डिस्टेंस उतना ही होगा। डिस्टेंस इसका कितना होगा? 8 किलोमीटर। इतना पार्ट क्लियर हो गया। भाई ए से बी तक जाए या बी से सी तक जाए, ए और सी पॉइंट तो सेम ही है, तो आते वक्त भी उसको 8 किलोमीटर लगेगा, जाते वक्त भी 8 किलोमीटर लगेगा। अब ये पूछा गया है कि यहाँ पर रिवर की स्पीड कितनी है और साथ में जो सेलर है उसकी स्पीड कितनी है। तो हम एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वाले सिचुएशन को देख लेंगे। ठीक है, सेपरेट करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया लग जाए। और यहाँ पर हम अप स्ट्रीम को देख लेते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई रिवर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और साथ में जो सेलर की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो टोटल स्पीड कितनी होगी? नेट स्पीड हमारी क्या होगी? नेट स्पीड होगी x + y किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड होगी। ठीक है, और टाइम कितना लगा हमें? 40 मिनट्स। इसको हम बोल सकते हैं 40/60 आवर्स। इतने आवर्स हो गए हमारे। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास है 8 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, यही होगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया। इस 2 को हम 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब 8 को हम 2 से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 = x + y × 1/3। इस 3 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 = x + y। सो यहाँ पर हमारे पास x + y = कितना आ गया? 12। ये पार्ट आ गया। इतना क्लियर हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम बाकी वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। अप स्ट्रीम वाला केस क्या है? यहाँ पर उसने कहा है कि भाई अप स्ट्रीम में सेलर इस तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिवर यहाँ पर ट्रैवल कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक चीज़ इसमें हमेशा आप ध्यान रखना कि भाई आप एक चीज़ खुद सोचो कि अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, इसकी स्पीड रिवर से ज़्यादा होगी तभी वो अप स्ट्रीम में जा पाएगा, वरना वो रिवर के साथ बहता हुआ चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इस रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी नेट डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? पीछे की तरफ ही होगी। तो जब भी आप इससे इक्वेशन बनाएं तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी बोट होगी, सेलर होगा या मैन होगा, उसकी स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये आपके पास स्पीड हो गई, आप इसको बोल सकते हैं इतनी स्पीड है आपकी। ठीक है, और टाइम कितना था आपके पास? 1 आवर का। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस वही है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये हो गया y - x = 8, और यू कैन से दैट x - का x + y = 8। इसको हमने सिर्फ इसमें ऑर्डर में रख दिया, मतलब x को हमने पहले रख दिया, y को हमने इधर रख दिया। y प्लस का था इसलिए प्लस का, ये माइनस का था इसलिए माइनस का। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 12 एंड देन सेकंड इक्वेशन इज -x + y = 8। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। y + y कितना हो गया? 2y। 12 + 8 कितना हो गया? 20। 20 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10।
सो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे आपके पास y की वैल्यू आ गई तो इसी तरीके से आप x भी निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 20 नहीं 10 इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। सो इसका मतलब ये है कि रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और साथ में सेलर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। सो ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। ऑल्दो इस चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता समझने में, मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट थी वो बताना ज़रूरी था, इसलिए इसको इस ऑर्डर में बताया गया है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एंट्रेंस एग्जाम होता या किसी इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली इसको करते। इसके शॉर्टकट भी होते हैं, खैर वो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा कि इसके शॉर्टकट क्या होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। A boat goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देखिए एक चीज़, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए ना आपके पास, इसमें क्या कहा गया है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई इन्होंने कहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो वो क्या करेंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए भी 10 आवर्स ले लेंगे और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए भी 10 आवर्स ले लेंगे। जबकि ये सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो उसने ये कहा है कि एक बोट है रिवर के अंदर, एक बोट है यहाँ से शुरू होती है, पहले वो जाती है कितना 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, फिर वहाँ से वो वापस घूम कर आती है वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जो टोटल टाइम लगता है, मतलब ए पॉइंट से लेकर मान लेते हैं यहाँ पर बी पॉइंट पर गई और ये बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, सो ए से लेकर बी फिर बी से लेकर सी तक, इतने में पूरे में जो उसको टाइम लगता है वो उसको टाइम लगता है 10 आवर्स का, ठीक है। ये एक्चुअली में डेटा है। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ साथ क्या है, दूसरा केस दिया गया है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। बेसिकली इसने फर्स्ट केस तो दे दिया हमें, साथ में दूसरा केस क्या दे दिया कि भाई वो हमारे यहाँ पर क्या करता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है कितना 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर जैसे ए बी और सी रखा था, यहाँ पर हम डी और यहाँ पर इसको ले लेते हैं ई, इसको ले लेते हैं हम एफ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा डी से लेकर ई से लेकर फिर वो एफ, इन तीनों को मिलाकर उसको जो टाइम लगा है वो यहाँ पर कितना लगा है, जैसे इसमें यहाँ पर हमारे पास 10 आवर्स लगा था, इसमें लगा था इसको 13 आवर्स पूरी जर्नी में, ठीक है। ये दो केसेस हैं। इसके बाद पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसकी स्पीड बतानी है आपको, स्ट्रीम की, रिवर की स्पीड, ठीक है, किस स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि बोट की स्पीड क्या है। तो हम मान लेते हैं कि भाई रिवर की स्पीड कितनी है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दीजिए या रिवर ले लीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर, इतनी तो हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली, ठीक है। इसी तरीके से लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताया था कि हम स्टिल वाटर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई ग्राउंड से देखेगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसमें भी कि जैसे देखिए, अगर आप कभी भी ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं, सपोज आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, आप बोट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और साथ में रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब आप बोट को देखेंगे तो वो बोट आपको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाती हुई दिखेगी। इसीलिए बोट की जो एक्चुअली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, तो इसलिए आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बात करते हैं, आप सीधा बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो बोट की स्पीड है, अगर वाटर स्टिल होता, वाटर नहीं चल रहा होता, तो इसकी स्पीड होती 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की जो अपनी स्पीड है उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप पानी को एक बार ये मान के चलिए कि अगर वो स्टिल होता तो कितनी स्पीड होती, उससे आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि अगर पानी स्टिल होता तो यहाँ पर ये 0 होती है इसकी स्पीड, और एक्चुअली में जितनी स्पीड बोट की है उतनी ही आपको दिखती। इसलिए हम हमेशा स्टिल वाटर वाला जो एक टर्म होता है वो यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप खुद सोचिए कि बोट पहले पीछे गई वाई की स्पीड से, ठीक है, फिर यहाँ पर जाने के बाद वापस आई वाई की स्पीड से, इधर भी ऐसी हुआ वाई की स्पीड से वो पीछे गई, फिर वापस आई वाई की स्पीड से, और ये एक्स था। एक चीज़ बताइए कि जब भी हम बात करते हैं डाउन अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होती है,
बोट की स्पीड y माइनस एक्स होगा। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि भाई जो भी सेलर बोट या कुछ भी है उसकी स्पीड हमेशा रिवर से ज़्यादा होती है अगर वो अप स्ट्रीम में जा पा रहा है। तो अगर वो जा ही नहीं पा रहा है तो बात अलग है, क्योंकि अप स्ट्रीम में जाने के लिए आपकी इतनी स्पीड तो होनी चाहिए ना कि आप रिवर की स्पीड्स के बियॉन्ड, मतलब रिवर के अगेंस्ट चल पाओ, और रिवर के अगेंस्ट चलने के लिए उससे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो अगर रिवर की स्पीड x है और इसकी y है तो y ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये इसकी अप स्ट्रीम में स्पीड है, और अप स्ट्रीम में इसका डिस्टेंस कितना था ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में पहले केस में? भाई पहले केस में टाइम जो लगेगा इसको वो कितना लगना चाहिए? टाइम अप स्ट्रीम में इसको लगेगा कितना? 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, क्योंकि हम क्या बात करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है, टाइम ही तो होता है। तो ये हो गया y माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से वो क्या करेगा, वापस आएगा डाउन स्ट्रीम में। तो टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में? अब यह हमें देखना है भाई टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा, वो कितना हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना था डाउन स्ट्रीम में, 44 किलोमीटर, और हमारे पास ये 44 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? हमेशा स्पीड रिवर की और साथ में बोट की दोनों की सेम दोनों की ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी y है इसकी x है, ये दोनों ऐड हो गई, तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पर ये टोटल कितना आ गया, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 बाय वाई माइनस एक्स प्लस 44 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया। यहाँ पर टोटल टाइम जो था वो 10 था, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इसको अगर आप ऑर्डर फॉर्म में रख देंगे तो यहाँ पर ये 44 बाय एक्स प्लस वाई हो गया, और यहाँ पर ये हो गया प्लस 30 बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट को ले लेते हैं। देखिए मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए टोटल टाइम क्या है। पहले आप एक काम करिए, टाइम इन अप स्ट्रीम ले लीजिए प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ये टोटल टाइम होता है। अप स्ट्रीम में कैसे टाइम आएगा भाई, अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है, ठीक है, और हमेशा जब भी हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं स्पीड से, तो स्पीड हमेशा क्या होगी, जो भी बोट की स्पीड है उसमें से आप माइनस कर दीजिए रिवर की स्पीड को। सीधा इस तरीके से इक्वेशन बनाइए। ऐसे डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 55, ये हमारे पास डिस्टेंस था, उसके बाद स्पीड कितनी है y प्लस एक्स, तो डायरेक्टली आप लिखिए y प्लस एक्स, दैट्स इट, इज इक्वल टू 13। तो आपको इतनी इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट नहीं मतलब ये है कि डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन ये होता है कि एग्जाम में दिखाने का तरीका होता है कि भाई हमें ये दिखाना भी तो होता है ना, शो भी करना होता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से ये टाइम आया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा NTSC टाइप का एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पार्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये हो गया 40, एक काम करते हैं इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, वाई एक्स प्लस वाई को पहले लिख देते हैं, तो ये 55 बाय एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई दोनों सेम ही होता है। ठीक है, 40 बाय ये वाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर दीजिए p से, क्योंकि यहाँ पर भी 1 बाय एक्स प्लस वाई आ रहा है, इधर भी 1 बाय एक्स प्लस वाई आ रहा है। फिर साथ में 1 बाय वाई माइनस एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए q से, क्योंकि इधर देखिए वाई माइनस एक्स आ रहा है, इधर भी वाई माइनस एक्स आ रहा है, और ये 1 बाय वाई माइनस एक्स है। अगर आप इसको देखेंगे पूरे इक्वेशन को तो ये है 40 इंटू 1 बाय वाई माइनस एक्स, और ये है 30 इंटू 1 बाय वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने इसको p से रिप्लेस कर दिया, इसको q से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये इक्वेशन है तो इसको हम बोल सकते हैं 55p प्लस 40q इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को हमें क्या करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये हो गया 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10, और साथ में ये हो गया 55p और साथ में 40q इज इक्वल टू कितना हो गया 13।
अब आप किसी भी इक्वेशन के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, बिकॉज दोनों में कॉमन फैक्टर तो 11 है। 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20, तो 20 इंटू 11 कितना हो गया, 220। सो बेसिकली इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 220 आएगा और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। तो जिससे भी आप सॉल्व करना चाहें, हम एक काम करते हैं, क्यू का एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी और ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 4 16, यहाँ पर 1, 4 4 16 प्लस 1 17, 176 पी प्लस ये कितना हो गया 120 क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 55, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16 और ये कितना हो गया 120 क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना हो गया 39। अब देखिए अगर आपको माइनस करना है तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पर ये 176 माइनस 165, तो यहाँ पर 6 माइनस 5 1 हो गया, 7 माइनस 6 ये 1 हो गया, 11 पी हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना आएगा 40 माइनस 39 1 हो गया। सो यहाँ से पी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/11, ये पी आ गया। बस आपको किसी भी एक इक्वेशन में पी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्यू आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे 44 पी था प्लस कितना था 30 क्यू इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये 44 पी कितना है 1/11 प्लस 30 क्यू इज इक्वल टू कितना है 10, ये 11 ये 44, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 4 प्लस 30 क्यू इज इक्वल टू 10, 4 अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर ये हो गया 30 क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, 30 क्यू इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आप इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 5, तो यहाँ पर 5 क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 5, अगर 1 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या था, एक्चुअली में जो आपके पास पी की वैल्यू थी वो कितनी थी, इधर से 1 प्लस एक्स वाई, सो ये 1/x प्लस वाई था, और ये क्यू कितना था, ये था 1/y माइनस एक्स, 1/y माइनस एक्स। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1/x प्लस वाई 1/11 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 1/x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 1/11। इसी तरीके से 1/y माइनस एक्स 1/y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन क्या, इसको इक्वेशन 5 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 6 लिख देते हैं, ठीक है। सो 5 प्लस 6 दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये x को हम x के नीचे रखेंगे तो ये माइनस का x था, तो ये माइनस का x, y प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर ये 5, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस x और ये माइनस x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर y प्लस वाई कितना आ गया 2y, 11 प्लस 5 कितना आ गया 11 प्लस 5 आ गया हमारे पास 16, 16 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, तो y की वैल्यू एक्चुअली में 8 आई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई 8 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये बोट की स्पीड है। इतना क्लियर हो गया। अब हम x निकाल लेते हैं, तो हम किसी भी इक्वेशन से, इससे इक्वेशन से या इससे इक्वेशन से, दोनों में से किसी में भी आपको y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हम एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। 8 अगर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, वो कितना हो गया 3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इतना क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ये आ गया y इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये दो पार्ट आ गया आपके पास, दैट्स इट, यही आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो रिवर की, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और साथ में जो बोट की स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, आपको जो एक्सप्लेन करना था जो पार्ट, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि भाई इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हैं, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डायरेक्टली आप इक्वेशन बना सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होता है, तो 30 आपको सीधा यहाँ से लिखना चाहिए था, 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए y माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये स्पीड कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है 44, सो प्लस 44 बाय y प्लस एक्स, ये टोटल टाइम हो गया।
इस टोटल टाइम को आपको 10 से इक्वेट कर देना है, दैट्स इट, यहीं से इक्वेशन बन जाएगी। सो आप डायरेक्टली इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो आप ये चीज़ें आगे जाकर सीखेंगे भी। सो क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while 3 men and 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. Find the time taken by 1 man alone to finish the work and that taken by 1 boy alone to finish the work. Okay. So हमें क्या करना है, बेसिकली उन्होंने कहा है कि भाई 2 men है, ठीक है, और साथ में हमारे पास कितना है, 2 men और साथ में कुछ बॉयज़ हैं। तो 2 men और साथ में कितने बॉयज़ दिए गए थे, 2 men and 5 boys. सो 2 men and 5 boys ये दोनों मिलकर एक वर्क को कंप्लीट करते हैं 4 days में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फिर दूसरा पार्ट क्या कहा गया है कि while 3 men and 6 boys, 3 men and 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. आपको बताना है कि 1 day वर्क ऑफ मैन और 1 day वर्क ऑफ ए बॉय, ठीक है। नहीं, अगर 1 day वर्क नहीं, एक आदमी कितना टाइम लेगा पूरे वर्क को फिनिश करने में। देखिए जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 day वर्क से रिलेटेड चीज़ों को इक्वेट करते हैं। क्यों करते हैं, मैं इसका आपको रीज़न बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन को करेंगे, ठीक है। देखिए सपोज मैंने कहा कि भाई 20 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days या 6 days मान लेते हैं, ठीक है। एक काम करिए, 20 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ये ले लेते हैं सबसे बढ़िया। अगर मैंने क्या करा, 40 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन, ज़्यादातर लोगों से अगर आप पूछोगे ना तो ज़्यादातर लोग क्या आंसर देंगे कि भाई इसका ट्वाइस हो गया तो इसका भी ट्वाइस हो जाएगा, तो 10 days होगा, जबकि ये गलत है। यहाँ पर ये 2.5 days होगा। अब ऐसा क्यों आया भाई, आपने अगर आदमी बढ़ा दिए मतलब डबल कर दिए तो वर्क आपका और जल्दी होगा, जितने ज़्यादा मैन होंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा। जब आपका मैन डबल हो गए तो आपका काम आधे टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 का 2.5 days हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यूनिटरी मेथड से लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब हम 1 day वर्क या वर्क से रिलेटेड वाली बात करते हैं। तो इसलिए हम ये ना करके, इक्वेट ना करके चीज़ों को, हम 1 day वर्क की बात करते हैं। जो भी चीज़ निकाली जाएगी वो 1 day वर्क से रिलेटेड ही निकाली जाएगी, इसलिए प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक बात मान लेते हैं कि लेट 1 man कैन फिनिश द वर्क इन X days, ठीक है। इसी तरीके से आप 1 boy का भी ले सकते हैं, 1 boy, let 1 boy कैन फिनिश द वर्क इन Y days, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 1 day वर्क की बात होती है तो आपको करना क्या है, 1 day वर्क ऑफ मैन, वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1/x। अगर एक आदमी, सोचिए एक आदमी अगर 10 दिन में काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा उसका। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है मतलब एक दिन में वो 1/10 करेगा, दूसरे दिन में 1/10 करेगा, ऐसे 10 दिन लगा देगा वो पूरा, तब पूरा जाके कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से अगर कोई 20 दिन में काम कंप्लीट करता है तो 1/20th पार्ट करेगा। 2 दिन में काम करता है तो आधा पहले दिन में कर देगा, हाफ, और दूसरा हाफ दूसरे दिन में। इसी तरीके से अगर वो X days ले रहा है तो 1/x टाइम लेगा वो एक दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से 1 day वर्क कितना होना चाहिए, 1 day वर्क ऑफ बॉय कितना होगा, वो हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, ये पार्ट तो आपने चलिए निकाल लिया, बट आपने देखा कि भाई यहाँ पर तो 2 men + 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो आपको क्या करना है, 1 day वर्क ऑफ 2 men and 5 boys, ये कितना होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 4 days है तो मतलब 1 day वर्क इनका कितना होना चाहिए, जितने भी डेज हैं उससे डिवाइड कर 1 को डिवाइड कर दीजिए उतने से ही, तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में अगर ये काम करते हैं तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए 1 day वर्क इन दोनों का हो गया,
वन डे वर्क एक आदमी का कितना था 1/x, तो दो आदमी का कितना होगा 2 × 1/x, और 5 बॉयज़ का कितना होगा, 1 बॉय का था 1/y, तो 5 बॉयज़ का कितना हो जाएगा 5 × 1/y। इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, वन डे वर्क ऑफ टोटल, तो मतलब ये 1/4। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई 2/x, या इसको इसी तरीके से रहने दीजिए, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई वन डे वर्क, यहाँ पर देखिए वन डे वर्क ऑफ ये कितना था 3 men एंड 6 बॉयज़, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई वन डे वर्क ऑफ 3 men एंड 6 बॉयज़ कितना होगा, 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वन डे वर्क कितना होना चाहिए 1/3। अब एक आदमी का हमें पता है कि 1/x है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 3 men का कितना होगा 3 × 1/x, और 6 बॉयज़ का कितना होगा 6 × 1/y। टोटल इन दोनों का कितना होना चाहिए वन डे वर्क ऑफ ईच, तो मतलब इस पूरे क्लब का जो वन डे वर्क था वो कितना था 1/3। दैट्स इट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हम ऐसी टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/x को रिप्लेस कर देंगे p से, साथ साथ 1/y को हम रिप्लेस कर देंगे q से। तो दोनों इक्वेशन में रिप्लेस करके देखिए क्या होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × p प्लस 5 × q इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आए। 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8p प्लस 4 × 5 20q, ठीक है। 4 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3। इसी तरीके से जब आप रिप्लेस करेंगे, या ये तो आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखा, आप सेकंड वाली इक्वेशन को जब आप रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। अब इस 3 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 × 3 कितना हो गया, यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा 9x, 3 × 6 कितना हो गया 18q, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ गया फोर्थ इक्वेशन। इसको एक काम करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, और साथ में 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसी टाइप की जब भी इक्वेशन आती है तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपके पास कांस्टेंट सेम होना तो फोर्थ में से थर्ड को आप माइनस करके देख लीजिए, एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, एंड देन 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। जैसे आप माइनस करेंगे प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज होकर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, 9p माइनस 8p कितना हो गया p, 18q माइनस 20q कितना हो गया माइनस का 2q इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सो p इज इक्वल टू कितना हो गया 2q, ये आ गया। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, अपने आप ही पूरा आंसर आ जाएगा। तो p को हम रिप्लेस कर देते हैं 2q से, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 8 × 2q प्लस 20q इज इक्वल टू 1। तो 8 × 2 16, 16q प्लस 20q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 36q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सो q इज इक्वल टू 1/36, ये हो गया। और p कितना होगा, p की वैल्यू कितनी है 2 × q, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 × 1/36, दैट इज 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 18। सो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/18, ठीक है। अब देखिए p को अगर आप 1/18 से रिप्लेस करते हैं, देखिए p की वैल्यू कितनी थी एक्चुअली में 1/x थी, और q की वैल्यू कितनी थी 1/y। सो p की जगह हम 1/x को रिप्लेस कर देते हैं, 1/x इज इक्वल टू 1/18, q की जगह हम 1/y को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/36। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 18, y इज इक्वल टू कितना आ गया 36, दैट्स इट, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि एक आदमी मतलब 1 man कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 1 boy कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days। इतना टाइम लेंगे अगर एक आदमी काम करेगा तो। इतना क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब उसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है।
अब इसमें कहा गया है कि द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। बेसिकली हमारे पास एक रूम है, उसकी जो लेंथ है, उन्होंने कहा है कि जो लेंथ है रूम की, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के कंपैरिजन में 3 मीटर्स एक्सीड कर रही है, मतलब जितनी ब्रेथ है उसमें 3 मीटर्स और ज़्यादा है लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर्स मोर देन ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर्स, अगर लेंथ को हमने और 3 मीटर इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को हमने 2 मीटर्स डिक्रीज कर दिया, द एरिया रिमेन्स द सेम। बेसिकली अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, एक काम करिए, अच्छा एक सेकंड पूरा पढ़ ही लेता हूँ मैं। फाइंड द लेंथ, अच्छा इसमें 2 केसेस नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही केस है। 38 के अंदर उसने क्या करा, मैंने एक्चुअली लाइन इसलिए बना दी थी ताकि 2 केस बन कर आ रहेंगे। सो उन्होंने क्या करा, सिर्फ 3 मीटर इसको इंक्रीज कर दिया लेंथ को, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया 2 मीटर। तो जब आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 3 मीटर, तो आपके पास यहाँ पर L की जगह कितना हो गया, ये हो जाएगा L+3, और B की जगह कितना हो गया, B-2, ये हो गया। लेकिन उसने कहा है कि भाई एरिया उतना ही रहेगा, रूम का एरिया चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई L+3 इंटू B-2 ये था एरिया, ठीक है, इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से एरिया कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा L/B विच इज़ इक्वल टू L/B, क्योंकि दोनों एरिया सेम ही है। तो L/B, ये L/B हो गया, साथ में L/2 कितना हो गया, माइनस का 2L, 3 कितना हो गया, प्लस का 3B, और ये 3 कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 6, वो भी माइनस का 6 इज इक्वल टू L/B। सो L/B दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, माइनस का 2L प्लस 3B, और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट माइनस का 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर L की वैल्यू कितनी थी, इसको हम सीधा इस तरीके से बोल सकते हैं कि L की वैल्यू है B+3, तो इसी पार्ट को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट वैल्यू है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस का 2 इंटू L की वैल्यू हो गई B+3, और ये हो गया 3B इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2B प्लस माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया, तो ये माइनस का 6 हो गया प्लस 3B इज इक्वल टू 6। माइनस का 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सो ये पहले 3B और माइनस 2B कितना हो गया, B हो गया, माइनस का 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12। इसकी ये ब्रेथ हो गई इतनी, इतना क्लियर हो गया, इतने यूनिट्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी पूछी गई थी, लेंथ कितना कहा गया था, B+3 है, ये कहा गया था, तो इसका मतलब लेंथ कितना बोल सकते हैं हम, B+3, और B+3 कितना था, B है 12, तो इसका मतलब 12 + 3 दैट इज़ 15 मीटर्स, और ये 12 मीटर। तो एक्चुअली में जो लेंथ थी इसकी वो 15 मीटर थी, और ब्रेथ थी इसकी 12 मीटर। ये आंसर है। अब ये चीज़ क्या है कि भाई देखिए, ये मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं सीधा डायग्राम से। अब आपको क्या है कि इसको थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दिखाना है, इसमें स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर उसके बाद आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं, बस आपको लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, बाकी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 38। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर्स व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। बेसिकली एक रेक्टेंगल का, अगर आपने मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, उसका एरिया कितना है, कुछ है मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है L/B। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका जो एरिया है, एरिया जब यहाँ पर, ठीक है, जब आपकी लेंथ यहाँ पर कितनी चेंज हुई, 5 मीटर लेंथ कम हो गई, और ब्रेथ कितनी इंक्रीज हो गई, 3 मीटर, मतलब लेंथ कम हो गई 5 मीटर और ब्रेथ इंक्रीज हो गई 3 मीटर। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो कितना रिड्यूस हो गया, जो ये एरिया है वो रिड्यूस कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास कितना, 8 मीटर स्क्वायर ना, हाँ, तो एरिया हो गया A-8, ये इसका जो एरिया है वो A-8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो नया एरिया है वो तो A-8 हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो नई लेंथ है हमारे पास l-5 और नई ब्रेथ है हमारे पास b+3। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू कितनी थी पहले, l इंटू बी, तो हम इसको बोल सकते हैं l इंटू बी -8 इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा l इंटू बी, यहाँ से l इंटू 3 दैट इज़ 3l, फिर यहाँ से -5 इंटू बी तो -5b, -5 इंटू 3 तो यहाँ पर -15, l इंटू बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये +15 हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये कितना हो गया -8 इज इक्वल टू कितना हो गया 3l -5b। ठीक, 15 -8 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 3l -5b, तो अब हम इसको बोल सकते हैं 3l -5b इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में सेकंड पार्ट क्या कहा गया है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, दोनों को इंक्रीज कर दिया तो एरिया टोटल इंक्रीज हो गया 74 मीटर स्क्वायर। लेंथ को हमने कितना 3 मीटर और ब्रेथ को हमने 2 मीटर, बेसिकली हमने लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को भी हमने क्या करा 2 मीटर इंक्रीज कर दिया, तो जो टोटल एरिया है वो 74 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई a+74 शुड बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो l+3 इंटू b+2 दैट्स इट, क्योंकि नया एरिया तो यही है a+74। ठीक है, और साथ में इसका ये लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है l इंटू बी, तो l इंटू बी +74 इज इक्वल टू l इंटू बी, l इंटू बी, l इंटू 2 2l, 3 इंटू बी 3b, अब ये 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये l इंटू बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 6 इधर आ जाएगा तो ये 74 - 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2l + 3b, तो ये कितना हो गया 68 इज इक्वल टू कितना हो गया 2l + 3b। सो यहाँ से 2l + 3b शुड बी इक्वल टू 68। ये सेकंड पार्ट है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया 39 इक्वेशन। 39 में हमने हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो आपको करना क्या है, इसको आपको इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ पर आपको इसको 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है, फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एक काम करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 3 कितना हो गया 9l, 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया 15b, और यहाँ पर ये कितना हो गया 3 × 7 कितना हो गया 21, 5 × 2 कितना हो गया 10l, और ये 5 × 3 कितना हो गया 15b इज इक्वल टू 5 × 68 कितना हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज़ 680 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए दैट इज़ 340, ये हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 10 + 9 कितना हो गया 19 हो गया, 19l इज इक्वल टू कितना हो गया ये 21 + 340, तो ये हो गया 361। ठीक है, अब देखिए 19 को अगर आप इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, अगर आपको ध्यान होगा तो हम 19 × 2 कितना होता है, ये होता है 38, तो 19 × 20 कितना होगा 380 होगा। 380 में से अगर आप 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 361, मतलब अगर ये 19 20 से मल्टीप्लाई होता है तो 380 आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते तो 361 आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो पूरा इसको डिवाइड करके देख लीजिए। ये मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा था देख के कि भाई ये 361 है। ठीक है, अगर आपको इससे भी नहीं पता चल रहा है तो डायरेक्टली आप सोचिए कि 19 का अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 हो गया, इसका मतलब ये है कि 10 से तो ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब आप देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में 1 आएगा, तो वो हमेशा 9 रहता है। तो आप खुद सोचिए 10 से ग्रेटर नंबर है, ठीक है, और 20 से लेसर है और 9 आ रहा है उसके बीच में, तो वो 19 ही हो सकता है। 1 आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब वो 19 ही हो सकता है। तो 19 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 19 को। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। तो l इज इक्वल टू कितना आ गया 19। अब उसके बाद हमें b निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है, कितना होगा। इसमें देखिए आप l की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो 3 × 19 - 5b + 7 हो गया, +7 नहीं इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ये हो गया 19 × 3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 57, और ये माइनस का 5b इज इक्वल टू 7। 7 को हम इधर ले आते हैं तो ये 57 - 7, और ये 5b को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5b। ठीक है,
तो यहाँ पर ये 5b इज इक्वल टू कितना हो गया 50, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये 10 हो गया, तो b कितना आ गया 10। इतना क्लियर हो गया। तो l अगर आपके पास 19 है और b है आपके पास 10, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था मतलब 19 मीटर और 10 मीटर, ये आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 39 अगर आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। आई थिंक 40 भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, रेक्टेंगल से रिलेटेड। देखिए 40 में क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर। बेसिकली एक हमारे पास एरिया लेंथ और ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका एरिया मान लेते हैं कुछ है। उसमें क्या करा कि उन्होंने इसकी लेंथ को और ब्रेड्थ को, लेंथ को क्या करा, आई थिंक लेंथ को इन्होंने, लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ को इन्होंने इंक्रीज किया और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है। सो बेसिकली लेंथ इनकी इंक्रीज हो गई 3 मीटर, ब्रेड्थ इनकी डिक्रीज हो गई 4 मीटर। तो इनका जो टोटल एरिया है वो कितना रिड्यूस हो गया, वो इनका रिड्यूस हो गया 67 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये जो टोटल एरिया है। ठीक, अब इस एरिया को आप क्या बोल सकते हैं, a माइनस 67, ये इसका टोटल एरिया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया l प्लस एल इंटू बी। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ दूसरा केस क्या दिया गया है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर द एरिया इज इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर्स। मतलब अगर लेंथ को हमने क्या करा, रिड्यूस कर दिया 1 मीटर से, ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने ब्रेथ को क्या करा, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 4 मीटर से, ब्रेथ को 4 मीटर से इंक्रीज कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि जो एरिया है, टोटल एरिया है, वो इंक्रीज कितना हो जाएगा, 89 मीटर्स। मतलब जो पहले एरिया ए था उसमें से 89 स्क्वायर मीटर और ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस 89 कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू l माइनस 1 इंटू बी प्लस 4। ये हो गया। इतना क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको अगर हम देखें, एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, l इंटू बी। अगर ओरिजिनल सिचुएशन से देखें तो एरिया कितना हो गया, l इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एल बी माइनस 67 इज इक्वल टू l इंटू बी, दैट इज एल बी। ये फिर उसके बाद l इंटू 4 माइनस का 4l, ये 3 इंटू बी प्लस का 3b, और ये 3 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस का 12। तो यहाँ पर एल बी कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4l, यहाँ पर माइनस का 3b, ये प्लस का 12 माइनस का 67 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 4l माइनस का 3b, 12 माइनस 67, तो ये कितना होगा, देखिए 67 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 67 में से 2 को माइनस करेंगे 65, 65 में से 10 को माइनस करेंगे 55, तो ये माइनस का 55 हो गया इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास 4l माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया 55, 55 को हम राइट साइड पे ले गए। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है, l इंटू बी प्लस 89, साथ में l इंटू बी, फिर साथ में l इंटू 4, 4l हो जाएगा, साथ में माइनस का 1 इंटू बी कितना हो गया, माइनस का b हो गया, माइनस का 1 इंटू प्लस 4, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, सो ये माइनस का 4 हो गया, l इंटू बी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 4 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो गया 89 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4l माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो गया 93 इज इक्वल टू 4l माइनस बी। तो ये हो गया 4l माइनस बी इज इक्वल टू 93। ठीक है, सो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, देखिए 4l और 4l दोनों में कॉमन आ रहा है 4l। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना होगा 4l माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया 55, और ये 4l माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया 93। सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या होता है कि हमेशा हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो भी नीचे इक्वेशन होती है उसी को माइनस, उसी के साइन चेंज करेंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर ये 4l कैंसिल आउट हो गया, माइनस 4l और ये प्लस 4l था कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3b प्लस का b, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b। 93 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये अगर देखिए 95 होता तो 50 में से माइनस करते तो 40 आता, लेकिन 93 है तो मतलब ये कितना आएगा 38। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्टली करके देखना भी चाहें तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये 13 माइनस 5 कितना हो गया 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। ठीक है, अब क्योंकि ये 93 नेगेटिव था तो जो ग्रेटर नंबर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन भी नेगेटिव आएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया,
ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 19 देगा, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू कितना आ गया 19। तो इसका मतलब b कितना आ गया 19 मीटर। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए b अगर 19 आ गया है तो l कितना आएगा। अब l देख लेते हैं, l इसमें कितना आएगा 19 मीटर। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में l की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेना है। यहाँ पर l की जगह, सॉरी l की कह रहा हूँ मैं, b की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो एक काम करिए, इस इक्वेशन में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है, b का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4l माइनस यहाँ पर ये 19 इज इक्वल टू 93। 19 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया 4l इज इक्वल टू ये हो जाएगा 93 प्लस 19। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4l इज इक्वल टू कितना हो गया 93 प्लस 19। ठीक, 9 प्लस 3 12 हो गया, यहाँ पर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, ये 4l। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 3 8 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, 3 और 2 32, सो 4 8 जा 32। तो यहाँ पर l कितना आ गया 38। एक सेकंड, ये 4 3 नहीं 4 2 8 होगा, 428, तो l इज इक्वल टू 28 हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 28 मीटर आ गया, ये लेंथ है, और हमने ब्रेड्थ कितनी निकाली थी 19 मीटर। दैट्स इट। तो ब्रेड्थ भी आ गई, साथ में लेंथ भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई हैं, बस यही आंसर है। अब एरिया अगर कोई पूछे कि भाई एरिया बताओ, जो ओरिजिनल एरिया था वो कितना था, तो 19 इंटू 28 कर दीजिए, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए वैसे नॉर्मली अब इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आए तो आपको करना क्या है, 19 को आप 20 - 1 लिख दीजिए इंटू 28, 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 28 इंटू 2 कितना हो गया 56, तो ये 0 आ गया, तो ये 28 इंटू 20 560 माइनस का 28, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो गया 560 में से 28 माइनस करना है तो सीधा 60 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आई थिंक ये आना चाहिए 32, 532, तो 19 इंटू 28 आ जाएगा 532। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसे टाइप का कैलकुलेशन है तो, जिसमें 19 29 39 49 ऐसा टाइप का दिया गया है तो। खैर वो चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे पास ये आंसर इंपॉर्टेंट था, तो ये आंसर हमारा निकल के आ चुका है। सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर बाकी के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।